हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदिल फारूक, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, जयपुर, राजस्थान से। आज हम बात कर रहे हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में। इसको हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म भी कहते हैं, यानी हिडन टेस्टिस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये वो कंडीशन है कि जिसमें मेल चाइल्ड में एक या दोनों टेस्टिस हमें स्क्रोटल सैक में पैल्पेट नहीं होते हैं या उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें टेस्टिस के डेवलपमेंट को, उसके डिसेंट को, उसकी ग्रोथ और उसके फंक्शन को समझना जरूरी है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस बच्चे के पेट में बनते हैं और वहां से फिर ये डिसेंट कर कर नीचे आते हैं, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये बाहर आते हैं और फिर एक फुल टर्म बेबी में स्क्रोटल सैक में आकर ये पोजीशन करते हैं। अब स्क्रोटल सैक में इसको एक आइडियल एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर है वो एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर से कम होता है और ये टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। टेस्टिस के दो फंक्शन, पहला है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन और दूसरा है स्पर्म का प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन इसके मेल कैरेक्टर के लिए जरूरी है और स्पर्म प्रोडक्शन इसकी फर्टिलिटी और मैरिड लाइफ के लिए जरूरी है। टेस्टिस जितना ऊपर रहेगा और जितने लंबे टाइम तक ऊपर रहेगा उतना ही इसकी ग्रोथ और उसके फंक्शन हैम्पर होंगे और इसका रिस्क बढ़ता जाएगा। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो जैसा हमने बताया कि इसके फंक्शन डिक्रीज हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो सकता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, टेस्टिस छोटी हो सकती है, सिकुड़ सकती है, जिसको हम एट्रोफी कहते हैं, इसमें ट्रॉमा हो सकता है, टॉर्शन हो सकता है, यानी टेस्टिस अपने पेडिकल पर ट्विस्ट हो जाती है, घूम जाती है, जिसकी वजह से इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और टेस्टिस सिकुड़कर खत्म हो जाती है। लेटर ऑन लाइफ में इसमें टेस्टिकुलर ट्यूमर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये अनडिसेंडेड टेस्टिस के रिस्क के फैक्टर्स हैं। जितना देर तक और जितना ऊपर टेस्टिस रहेगी उतना ही इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसका इंसिडेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, फुल टर्म नॉर्मल बेबीज में इसका इंसिडेंस 3 to 5% है और प्री टर्म बेबीज में, यानी जो वक्त से पहले पैदा होते हैं या कमजोर होते हैं, उनमें इंसिडेंस ज्यादा होता है, यानी 30% तक होता है। अब हम टाइप्स को देखें कि अनडिसेंडेड टेस्टिस के टाइप्स क्या होते हैं, इसकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकती है, यानी दोनों तरफ भी अनडिसेंडेड हो सकती है। पैल्पेबल हो सकती है, नॉन पैल्पेबल हो सकती है, यानी जितना ऊपर होगी पैल्पेट करना उसे मुश्किल हो जाता है। वायबल हो सकती है, नॉन वायबल हो सकती है, यानी नॉन वायबल का मतलब है कि टेस्टिस में कोई फंक्शन बचा नहीं है, टेस्टिस सिकुड़कर खराब हो गई है, उसको हम नॉन वायबल कैटेगरीज या वैनिशिंग कैटेगरी में डालते हैं। इसको डायग्नोज कैसे करना है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेरेंट्स से ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को एग्जामिन करें वो पैदा होने के बाद कि उसके दोनों टेस्टिस प्रेजेंट है स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटम नॉर्मल बना हुआ है, पेनाइन शाफ्ट नॉर्मल है, यूरेथ्रा नॉर्मल है, ग्लांस और उसके टिप नॉर्मल है। क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ दूसरी एनोमलीज भी एसोसिएटेड हो सकती हैं, जिनमें हाइपोस्पेडियस और एम्बिगस जेनिटेलिया या स्मॉल पेनिस, ये कॉमन है। ये एक अलग टॉपिक है, यहाँ आप सिर्फ आइसोलेटेड अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं और कोई भी चीज हमें एबनॉर्मल लगती है तो हमें फौरन एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।
बच्चे को चेकअप करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए, और जहां ट्रीटमेंट की जरूरत है वहां ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड में डॉपलर रिकमेंड करते हैं ताकि हम टेस्टिस के साइट को देख सकें, उसके साइज, उसके वॉल्यूम को देख सकें और उसके वस्कुलरिटी को हम देख सकें। कई बार टेस्टिस एक्टोपिक साइट्स पे भी होती है, यानी जो इसका नॉर्मल कोर्स होता है डिसेंट का, उससे हटकर ये दूसरी साइड पर चली जाती है, उसको हम एक्टोपिक टेस्टिस कहते हैं। तो नॉन पैल्पेबल टेस्टिस और एक्टोपिक टेस्टिस के लिए हम एमआरआई करवाते हैं। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी रिकमेंड करते हैं कि अगर टेस्टिस हमें पैल्पेट नहीं हो रही है और हमें ये लगता है कि टेस्टिस पेट के अंदर ही पड़ी हुई है, तो हम एक दूरबीन पेट के रास्ते में डालते हैं और जहां पर उसका डेवलपमेंट होता है और जहां पर उसका डिस्क का कोर्स होता है, उसको पूरे ट्रैक को हम दूरबीन के जरिए देखते हैं टेस्टिस किस लेवल पर रुकी हुई है। फिर हम देखते हैं कि क्या वो वायबल है कि नहीं। वायबल है तो हम सिंगल स्टेज में उसे ला सकते हैं या डबल स्टेज में लाना पड़ेगा। ये सारा डिसीजन हम लेप्रोस्कोपी में लेते हैं। कई बार हमें टेस्टिस मिलती ही नहीं, जिसको हम वैनिशिंग टेस्टिस सिंड्रोम कहते हैं, कि टेस्टिस बनकर खत्म हो जाती है, सुकड़ जाती है कोई भी वस्कुलर इंसर्ट या दूसरे इंसर्ट की वजह से, तो हम वहां पर आगे कुछ ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करते हैं, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। इसका आइडियल टाइम ऑफ सर्जरी क्या है? तो फ्रेंड्स, आइडियल टाइम ऑफ सर्जरी 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स ऑफ एज। लेकिन अगर हमें बाद में भी पता चलता है बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हमें फौरन इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसकी सर्जरी करवाकर टेस्टिस को रिक्विजिशन करना चाहिए और फिर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। आगे अगर कुछ में कोई चेंजेस आते हैं तो हमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के टच में रहना चाहिए। तो जितना जल्दी हम डायग्नोज कर सकते हैं उसको और सर्जरी के जरिए स्क्रोटल चेक में लाकर फिक्स कर सकते हैं, उतना ही उसके फंक्शन को हम बचा सकते हैं। तो इस सर्जरी को हम ऑर्किडोप्लेक्सी कहते हैं, जो सिंगल स्टेज डबल स्टेज में होती है। जहां टेस्टिस को हटाना पड़ता है उसको हम ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। ये सारी नॉलेज है जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में होना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी परेशानी से हम बच सकें। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।